This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any books or any documentary which is available for public. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any matters judicial or otherwise. Crime Reported channel truly believes that everyone is innocent till proven guilty by the honorable courts. नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 43 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। हम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ज्योतिषी पर मानते हैं, उनको मानते हैं, उनकी बातें मानते हैं, और वहीं पर कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ज्योतिषी और बाकी इन सभी चीज़ों पर नहीं मानते। और एक तरफ हम साइंस की बात करें तो साइंस भी इन चीज़ों को नहीं मानती है। आज की कहानी भी कहीं ना कहीं ज्योतिषी से थोड़ी बहुत रिलेटेड है। एक बार को ऐसा लगता है कि ज्योतिषी को सब कुछ पता रहता है, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि कुछ पता नहीं रहता। सुनने वाले हैं आप पी राजगोपाल उर्फ डोसा किंग की कहानी। The 72-year-old Rajgopal was convicted in a case where he was accused of murdering one of his employees. Sarvana Bhavan founder P. Rajgopal's surrender and murder case before राजगोपाल के खिलाफ अपहरण, हत्या की साजिश और हत्या का केस। Rajagopal was earlier convicted and sentenced to life imprisonment for the 2001 kidnapping and murder of an employee. The murder of Prince Shantakumar by Rajagopal and his goons. पी राजगोपाल, जिनको दुनिया पूरी डोसा किंग के नाम से जानती है, उनका पूरा नाम है पिचाई राजगोपाल। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पुनाई यादी में इनका जन्म हुआ 5 अगस्त 1947 में। एकदम ही नॉर्मल सा घर था पी राजगोपाल का। इनके पिताजी प्याज बेचा करते थे और इनकी माताजी घर पर ही काम किया करती थी। अब जब पी राजगोपाल थोड़े बड़े हो गए थे तब वो आ गए मद्रास या फिर आज का चेन्नई काम की तलाश में। फिर उन्होंने 1973 में चेन्नई के एक केके नगर इलाके में एक किराना की दुकान खोली। पी राजगोपाल की पहली किराना की दुकान ठीक ठाक चल रही थी, घर का गुजारा हो रहा था, लेकिन बहुत ही कुछ ऐसा अच्छी बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी। फिर एक रोज एक ज्योतिषी आता है पी राजगोपाल के पास। अच्छा, पी राजगोपाल ज्योतिषी वगैरह को बहुत ज्यादा मानता था, तो वो ज्योतिषी पी राजगोपाल को अगर बोलता है कि बेटा तुम्हारे लिए किराना की दुकान ये सही नहीं है, ये प्रोविजन स्टोर तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इसको तो बेचो और डोसा, इडली सांभर, साउथ इंडियन फूड की तुम एक दुकान या फिर रेस्टोरेंट खोलो, वो तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक है और वो तुमको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तरक्की देगा। अब राजगोपाल क्योंकि ज्योतिषी के ऊपर काफ़ी विश्वास करता था, तब वो किराना की उस दुकान को बेच देता है और बाद में 1981 में सरवाना भवन नाम का एक रेस्टोरेंट वहाँ पर खोलता है। अब ये रेस्टोरेंट पी राजगोपाल ने खोला था 1981 में, और उस वक्त भारत के अंदर रिवाज था घर पर खाना खाने का। लोग ज़्यादातर घर पर खाना खाना प्रीफर करते थे, ना कि बाहर खाते थे। और उस सरवाना भवन रेस्टोरेंट के अंदर इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, ये सारे साउथ इंडियन फूड बनते थे, और ये सारे के सारे खाने साउथ इंडिया की साइड हर रोज हर एक घर के अंदर बनते हैं आमतौर पर। लोग इतने ज़्यादा सरवाना भवन के अंदर आ नहीं रहे थे, और सरवाना भवन का पहला महीना कुछ हजार माइनस में रहा। सरवाना भवन को पहले महीने में कई हजार का घाटा हुआ, लेकिन फिर भी पी राजगोपाल ने हार नहीं मानी, और सरवाना भवन के अंदर जितना भी खाना बनता था वो सबसे अच्छे क्वालिटी के तेल से बनता था, सबसे फ्रेश जो सब्जियां होती थी उनसे बनता था, सबसे अच्छी क्वालिटी के मसाले यूज़ किए जाते थे, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता था। जो स्टाफ था उसको अच्छी सैलरी दी जाती थी, स्टाफ के मेंबर्स थे उनकी बीमा वगैरह भी उन्होंने करा रखी थी, अच्छी सैलरी उनको देते थे। लेकिन फिर भी दिन के आखिर में सरवाना भवन के नुकसान हो रहा था। अब एक रोज वो ज्योतिषी वापस आते हैं सरवाना भवन में पी राजगोपाल के पास। पी राजगोपाल उनको बोलता है कि देखो बाबा जी, आपने तो बोला था तरक्की होगी, बहुत ज़्यादा लाभ होगा, शुभ होगा, लेकिन ये तो माइनस में जा रहा है, घाटे में जा रहा है। लेकिन वो ज्योतिषी बोलते हैं कि बेटा तुम सब्र रखो, ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक है और तुमको जल्द ही बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। अब उसके बाद में 2-3 महीने गुजरे और फिर सरवाना भवन प्रॉफिट में आने लगा। जब भी लोग उस वक्त बाहर खाना खाने निकलते तब उनकी जुबान पर सबसे पहला नाम आता सरवाना भवन। सभी को सरवाना भवन का खाना बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था। अब देखते ही देखते सरवाना भवन काफी धीरे धीरे मशहूर होने लगा। पहले एक आउटलेट थी केवल चेन्नई के अंदर, बाद में धीरे धीरे चेन्नई के अंदर और भी उसकी आउटलेट्स खोली गई, कई सारे और सरवाना भवन के नाम से रेस्टोरेंट बनाए गए, और पी राजगोपाल को भी लोग डोसा किंग के नाम से जानने लगे थे। पी राजगोपाल उर्फ डोसा किंग। अच्छा, अब इसके बाद में कई साल बीत जाते हैं, सरवाना भवन की ग्रोथ अच्छी हो रही थी, चेन्नई से निकलकर तमिलनाडु में पूरे में फैलते हैं, फिर पूरे भारत में फैलते हैं, और बाद में भारत से निकलकर बाहर गल्फ कंट्रीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, लंदन, हांगकांग, उधर सब भी सरवाना भवन की कई सारी आउटलेट्स खुल गई थी। टोटल अलग अलग करीब 100 सरवाना भवन की आउटलेट्स खुल चुकी थी। अच्छा, अब इस दौरान इतनी तरक्की के दौरान सरवाना भवन के मालिक ने यानी कि पी राजगोपाल उर्फ डोसा किंग ने 2 शादियां की, लेकिन किसी कारणवश वो दोनों शादियां टूट गई और
पी राजगोपाल अपनी पत्नियों से अलग हो गया। अच्छा, इन 2 शादियों से उनको 2 बच्चे भी हुए, लेकिन वो 2 बेटे पी राजगोपाल के साथ ही रह रहे थे और ये तीनों बाप बेटे मिलकर पूरे सरवाना भवन के कारोबार को धीरे धीरे संभाल रहे थे। अच्छा, अब इसके बाद में वो ज्योतिषी जिन्होंने सरवाना भवन का आइडिया दिया था, वो एक रोज वापस आते हैं पी राजगोपाल के पास। पी राजगोपाल को वो बोलते हैं कि बेटा तुम अब तीसरी शादी कर लो। तीसरी शादी जब तुम करोगे वो शादी तुम्हारे लिए बहुत ही लाभदायक होगी, बहुत ही वो तुमको तरक्की देगी, सारे तेरे भाग खुल जाएंगे। तो पी राजगोपाल क्योंकि बाबा जी पर काफी विश्वास करता था, तो वो फैसला करता है अब तीसरी शादी करने का। और इसके अलावा जितने भी सरवाना भवन के आउटलेट्स थे, जितने भी रेस्टोरेंट थे, उनके अंदर पी राजगोपाल की फोटो तो थी। पी राजगोपाल के बगल में उन बाबा जी की भी फोटो हर एक आउटलेट के अंदर थी। अब क्योंकि वो बाबा जी ने कहा था कि बेटा तीसरी शादी कर लो, तो पी राजगोपाल अब तीसरी शादी करने का फैसला करता है। वो लड़की देखना शुरू कर देता है। अच्छा, अब चेन्नई के अंदर ही एक सरवाना भवन का आउटलेट है, उसके असिस्टेंट मैनेजर की एक बेटी, लगभग 22 साल उसकी उम्र थी। वो लड़की पी राजगोपाल के पास आती है सरवाना भवन की एक आउटलेट के अंदर। अच्छा, वो पी राजगोपाल के पास इसलिए आ रही थी क्योंकि उस लड़की को कुछ पैसे चाहिए थे। वो लड़की पहले से शादीशुदा थी, उसने लव मैरिज करी थी एक मैथ्स के टीचर से जिसका नाम था प्रिंस संत कुमार। अब शादी के बाद में वो लड़की और प्रिंस संत कुमार फैसला करते हैं कि ये एक ट्रैवल एजेंसी शुरू करेंगे, लेकिन ट्रैवल एजेंसी के लिए पहले काफी पैसे लगते हैं और पैसे उनके पास थे नहीं। तो वो लड़की फैसला करती है कि वो पी राजगोपाल से जाकर कुछ पैसे मांगे, क्योंकि पी राजगोपाल उस वक्त काफी दयालु था, लोगों की काफी वो मदद करता था। तो वो लड़की पहुंच जाती है पी राजगोपाल के पास थोड़े पैसे लेने के लिए, बाद में वो वापस लौटा देगी। तो जैसे ही वो लड़की पी राजगोपाल के सामने जाती है, पी राजगोपाल जब उस लड़की को देखता है, पहली नजर में वो फैसला कर लेता है कि वो तीसरी शादी इसी लड़के से करेगा। वो लड़की उसके पास जाती है, वो लड़की उसको बताती है कि मुझे ऐसे ऐसे इतने पैसे चाहिए, हमें एक ट्रैवल एजेंसी शुरू करनी है। और वो लड़की उसको ये भी बताती है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मैंने लव मैरिज करी और मेरे पति को ये कारोबार शुरू करना है, तो उसके लिए मुझे ये पैसे चाहिए। अब पी राजगोपाल ने पूरा फैसला कर लिया था कि वो शादी करेगा तो इसी लड़की से करेगा। हालांकि वो उस वक्त इस बात का इजहार नहीं करता है, ये बात वो उस लड़की को नहीं बताता है। जो भी वो लड़की पैसे लेने आई थी, उतने पैसे पी राजगोपाल उस लड़की को देता है, वो लड़की चली जाती है। अब इसके बाद में शुरू होता है असली खेल। पी राजगोपाल बार बार उस लड़की के पास उसके घर पर फोन करने लगता। पी राजगोपाल काफी पैसे वाला था, तो वो उस लड़की के घर काफी महंगे तोहफे, काफी महंगे गिफ्ट्स भी भिजवाने लगा। अब जब इतना सब कुछ पी राजगोपाल कर रहा था उस लड़की के लिए, तो उस लड़की का पति प्रिंस संत कुमार वो भी सोच में पड़ गया कि ये इतना बड़ा आदमी अपने एक असिस्टेंट, छोटे से असिस्टेंट मैनेजर की बेटी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। लेकिन उस लड़की को डाउट हो गया था कि राजगोपाल के कुछ इरादे सही नहीं है, उसको थोड़ा शक हो गया था। अब कुछ दिनों बाद एक रोज राजगोपाल उस लड़की से मिलता है और राजगोपाल उस लड़की को बोलता है कि देखो, तुम यहाँ पर किस मैथ्स के टीचर के चक्कर में पड़ी हुई हो, तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल दूंगा। अब वो लड़की राजगोपाल को कहती है कि देखो, ये शादी मैंने मेरी मर्जी से करी है और मैं यहाँ पर काफ़ी खुश हूँ और हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती। अब जब ये बात राजगोपाल को पता चलती है, राजगोपाल एकदम गुस्से से भर जाता है। वो लड़की इतनी बात कहकर वापस अपने घर चली जाती है। और इससे पहले तो राजगोपाल भेज रहा था काफी महंगे गिफ्ट, लेकिन अब वो उस लड़की और उसके पति को परेशान करना शुरू कर देता है। अब बहुत ज्यादा परेशान होकर वो लड़की और उसका पति ये दोनों फैसला करते हैं कि वो अब चेन्नई छोड़कर और कहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे और वहां से एक नई जिंदगी की वो शुरुआत करेंगे। लेकिन ये बात कि वो चेन्नई को छोड़कर जा रहे हैं, ये बात कैसे तैसे राजगोपाल को पता चल जाती है। उसके बाद में 28 सितंबर 2001 को पी राजगोपाल अपने कुछ साथियों के साथ एक गाड़ी लेकर उस लड़की के घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद में उस घर में जाता है और उस लड़की को बोलता है, अगर तुमने चेन्नई छोड़ने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उनको काफी डराया, उनको काफी धमकाया और जाते जाते जो उस लड़की का पति था प्रिंस संत कुमार, उसको जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठाकर उसका किडनैप कर एक तरीके से पी राजगोपाल चला गया। अब वो लड़की अफरा तफरी में भागी कानून की ओर, पुलिस की ओर उनसे मदद लेने। जब वो लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है, पुलिस स्टेशन में सारी बात बताती है और जब पुलिस वाले सुनते हैं पी राजगोपाल का नाम, पुलिस वाले भी अपने पैर पीछे हटा लेते हैं। पुलिस वाले एक झूठा दिलासा देकर उस लड़की को कि हाँ हम देख लेंगे और वापस घर भेज देते हैं। कोई भी एक्शन नहीं लेते क्योंकि पी राजगोपाल काफी पैसे वाला, काफी बड़ा आदमी बन चुका था। उसके बाद में 28 सितंबर को किडनैप हुआ था उसके पति का और लगभग 12 अक्टूबर को, 14 दिनों के बाद में वो उसका पति प्रिंस संत कुमार कैसे तैसे बचाकर राजगोपाल के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर पर आता है, वो दोनों प्रिंस संत कुमार और उसकी पत्नी वो लड़की दोनों जाते हैं वापस से पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में प्रिंस संत कुमार खुद पुलिस वालों को कहता है कि मुझको किडनैप किया था राजगोपाल ने और मेरे साथ ये अत्याचार किया है। जिसके ऊपर हुआ जो विक्टिम है वो खुद कह रहा है कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, वो उसने सबूत दिखा रहा है, चोट उसके लगी हुई थी। लेकिन फिर भी पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती है क्योंकि पी राजगोपाल एक बड़ा पैसे वाला आदमी था। वो कई अलग अलग पुलिस स्टेशन में धक्के खाते, सारे अफसरों के पास हो जाते हैं, लेकिन उनको कानून से इतनी सी भी मदद नहीं मिली।
उसके बाद में 12 अक्टूबर को वो बच बचाकर आया था। 18 अक्टूबर को फिर से राजगोपाल अपने 4-5 साथियों के साथ गाड़ी लेकर पहुंचता है उस लड़के के घर और वापस प्रिंस संत कुमार उस लड़की के पति को किडनैप कर ले जाता है। 18 अक्टूबर को किडनैप किया था। उसके 3-4 दिन बाद तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन के ऊपर टाइगर चोला के जंगल में एक शख्स की लाश मिलती है। सुबह सुबह एक आदमी वहां से गुजर रहा था जंगल के अंदर से, वो देखता है कि यहाँ पर किसी की लाश पड़ी है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और जब उसकी शिनाख्त की जाती है लाश की, तो पता चलता है कि ये तो प्रिंस संत कुमार है। ये बात मीडिया के अंदर भी आ चुकी थी छन छन कर कि पी राजगोपाल क्या कर रहा है उस लड़की के साथ। मीडिया के अंदर अब खबर आ गई थी और जिसका किडनैप हुआ था उसकी लाश मिल चुकी थी। तो अब पुलिस को जबरदस्ती एक मुकदमा दर्ज करना पड़ा। पुलिस अभी भी मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं थी, लेकिन क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर आ रहा था तब पुलिस एक मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन अभी भी पी राजगोपाल का नाम उस मुकदमे के अंदर दर्ज नहीं हुआ था। मुकदमा बस इतना दर्ज हुआ था कि एक इंसान की लाश मिली है और उसका कुछ किडनैपिंग का मामला है, लेकिन पी राजगोपाल का नाम पुलिस ने अभी भी दर्ज नहीं किया था। और जब वो लाश मिली, पी राजगोपाल चेन्नई से कहीं दूसरी जगह चला गया, वो फरार हो गया। अब वो लड़की पहुंचती है कोर्ट के पास, कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, कोर्ट को सारी बात बताती है उसके साथ क्या हुआ है। पी राजगोपाल ने किडनैप किया है, उसके बाद में उसको वापस भेज दिया, उसके बाद में फिर से किडनैप किया और उसके बाद में उसको मार दिया। कोर्ट इस बात को एकदम सीरियसली लेता है और कोर्ट बाद में पुलिस को ऑर्डर देता है। अब इस बार पुलिस को जबरदस्ती कोर्ट के दबाव में आकर पी राजगोपाल को अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब पी राजगोपाल फरार चल रहा है। पुलिस भी इतनी ज्यादा कोई तकलीफ करती नहीं है राजगोपाल को पकड़ने की। लगभग 21 अक्टूबर को लाश मिली थी और 23 नवंबर 2001 को राजगोपाल खुद अपने आप पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर कर लेता है और अपना वो गुनाह भी कबूल कर लेता है। अब पुलिस राजगोपाल को अरेस्ट कर लेती है और जेल भेज देती है। उसके बाद में राजगोपाल के ऊपर एक किडनैपिंग का, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का और एक मर्डर का मामला लगता है। लेकिन 1.5 साल बाद में पी राजगोपाल पेरोल के ऊपर, बेल के ऊपर जेल से बाहर आ जाता है। जब ये बात उस लड़की को पता चलती है तब वो खटखटाती है फिर से कोर्ट का दरवाजा कि ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। फिर उस केस को नॉर्मल कोर्ट से शिफ्ट कर दिया जाता है स्पेशल कोर्ट में। अब अगले 1 साल तक स्पेशल कोर्ट के अंदर सुनवाई चलती है। एक किडनैपिंग का, अटेम्प्ट टू मर्डर का और एक अटेम्प्ट का चार्ज लगता है पी राजगोपाल के ऊपर और उसके 5 साथियों के ऊपर। और स्पेशल कोर्ट उनके 5 साथियों और पी राजगोपाल को 10 साल की सजा सुनाता है। अब 10 साल की सजा एक मर्डर के लिए, किडनैपिंग के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो लड़की भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। अब वो खटखटाती है हाई कोर्ट का दरवाजा और अगले 5 साल तक हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई चलती है। और 5 साल बाद 2009 में हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को बदल देता है और उस 10 साल की सजा को बदल कर देता है उम्र कैद की सजा में। यानी कि अब जब तक पी राजगोपाल जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं, पी राजगोपाल जेल के अंदर रहेगा। अब इस बार पी राजगोपाल इस केस को, इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जैसे ही चैलेंज करता है, सुप्रीम कोर्ट राजगोपाल की सेहत को देखते हुए, उसकी सेहत को लेकर उसको पेरोल पर छोड़ देती है, उसको जमानत दे देती है। 8-9 साल तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस केस की सुनवाई चलती है और 8-9 साल बाहर रहता है राजगोपाल। और इन 8-9 सालों में या फिर पिछले जब से मुकदमा चलने लगा है राजगोपाल के ऊपर, तब से जो सरवना भवन था, आप सोचेंगे कि वो उसका बिजनेस डाउन हो गया होगा, लेकिन सरवना भवन वैसे ही फल फूल रहा था, वैसे ही अपने तरक्की कर रहा था। जब जेल में होता था राजगोपाल, उसके 2 बेटे पीछे से वो सरवना भवन का सारा बिजनेस संभालते थे और जब पेरोल पे बाहर जाते थे तो ये सभी संभालते थे उस बिजनेस को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद भी अब 8-9 साल तक सुनवाई चलती है और 2019 में सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है जो हाई कोर्ट का फैसला था उम्र कैद का, वो बरकरार रहेगा, उम्र कैद की सजा दी जाती है। लेकिन अब राजगोपाल का वकील बोलता है कि क्योंकि सेहत सही नहीं है राजगोपाल की, इसलिए वो जेल के अंदर वापस नहीं जा सकते, उनको पेरोल पर हमको बाहर ही रखना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बार इस दावे को नकार देता है और आखिरी डेडलाइन देता है वो 9 जुलाई की, यानी कि 9 जुलाई 2019 तक पी राजगोपाल को जेल के अंदर आना ही होगा। अब 9 जुलाई को पी राजगोपाल एक ऑक्सीजन का मास्क लगाकर एम्बुलेंस में बैठकर कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट में बाद में उसको जेल की वैन में ट्रांसफर किया जाता है और जेल ले जाया जाता है। और उसके 2-3 दिन बाद में पी राजगोपाल को एक हार्ट अटैक आता है और पी राजगोपाल अपना दम तोड़ देता है। यही थी दोस्तों आज की पूरी कहानी। पी राजगोपाल उन व्यक्तियों में से है जो कि इतनी लंबी जेल होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा जमानत पर बाहर रहे हैं। 2001 में केस की स्टार्टिंग हुई थी, 2019 में केस क्लोज हुआ है और इतने दिन में लगभग वो 11, 12, 13 साल बाहर रहा है जमानत पर। यही थी दोस्तों कहानी। आपको कैसी लगी अपने विचार जरूर कमेंट्स में बताना और ऐसी और भी क्राइम की कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।